नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित कृति वीर सतसई का चौथा सत्र है और पिछले 3 सत्रों में हम कवि के परिचय से परिचित हो चुके हैं, उनके जीवन वृत्त को जान चुके हैं और किन परिस्थितियों में उन्हें वीर सतसई जैसी अनमोल कृति लिखने की प्रेरणा मिली, इसका परिचय भी हमें मिल चुका है। उसके बाद हम लगभग प्रारंभिक 10 दोहों पर बात कर चुके हैं, उनकी अच्छी तरह से गहराई से व्याख्या को समझ चुके हैं। अब शेष जो 10 दोहे हैं उन पर हम आगे के सत्रों में बात करेंगे और आज के सत्र में हम आगे के यानी 11 से 15 दोहों के पर उनकी व्याख्या उसकी समझेंगे, उनके शब्दों के अर्थ समझेंगे और उनके सांकेतिक अर्थों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। ग्यारहवां दोहा है वीर सतसई का। कवि कहते हैं, आघा चारण खाबकां वीड़ी मौज वटंत दूरा केम दकालना हूचकता भड़हंत। सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो दोहा है ये चारणों को संबोधित करके कहा गया है। दूसरी बात आपको ये जाननी है कि राजस्थान में मध्यकाल में बहुत समय तक यानी आज भी जातियां ये मौजूद हैं, लेकिन मूल रूप से कुछ वंदी जन जातियां हुआ करती थी जो राजपूत शासकों के युद्ध भूमि में उनके साथ जाती थी और उनके वीरत्व को जगाती थी, उनको प्रोत्साहित करती थी ताकि वे शौर्य और पराक्रम के साथ युद्ध कर सकें। तो सूर्यमल मिश्रण स्वयं यद्यपि चारण जाति के थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि चारण अपने पथ से विचलित हो रहे हैं, यानी जो कर्तव्य उनको सौंपा गया है वीरों को उत्साहित करने का, प्रोत्साहित करने का, उनके शौर्य और पराक्रम को जगाने का, उस कार्य से वे विमुख हो रहे हैं, तब उन्होंने चारणों को भी नहीं छोड़ा और वे उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, आघा चारण खाबकां। खाबकां यानी खाद्य सामग्री, यानी खाने की वस्तुएं। आघा आगे, वीड़ी पान बीड़ी आदि, वटंत बांटी जाती हैं, बांटना, वितरित करना। तो कवि कहते हैं कि हे चारणों, जब खाद्य सामग्री बांटी जाती है, खाबका खाद्य सामग्री बांटी जाती है, वीड़ी या मौज यानी मौज मस्ती की खाद्य सामग्री यानी पान बीड़ी आदि बांटे जाते हैं, तब तो तुम सबसे आगे रहते हो। और अब दूरा केम दकालना हूचकता भड़हंत, अब जबकि व्यंजित है इस पंक्ति में कि अब जबकि युद्ध प्रारंभ हो चुका है, तब तुम्हारा दायित्व है कि तुम युद्ध भूमि में जो योद्धा हिचक रहे हैं जाने से, यानी युद्ध भूमि से पलायन कर रहे हैं, हतोत्साहित हो रहे हैं, उन्हें ललकारो, यानी उनके वीरत्व को जगाओ, उन्हें युद्ध करने, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करो। तो ऐसी स्थिति में जबकि तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तुम युद्ध भूमि से दूर क्यों हो? दूरा केम, केम यानी क्यों, दूर क्यों हो? तो ये इसका अर्थ है, यानी वे चारणों को अपने कर्तव्य निष्ठा के प्रति यानी अपने मूल कर्तव्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं कवि यहां। अब बात आती है अलंकारों की। तो देखिए, मैंने आपको पिछले सत्रों में भी बताया था कि पंक्ति की शुरुआत जिस वर्ण से हो और उसका समापन शब्द भी उसी वर्ण से प्रारंभ हो रहा हो, तो वहां वयण सगाई अलंकार होता है। डिंगल का बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है वयण सगाई। तो देखिए, बीड़ी व से शुरू हो रहा है, वटंत ये भी व से शुरू हो रहा है, यानी वयण सगाई हो गया। और वयण सगाई जहां इस प्रकार हो वहां छेका नुप्रास भी है, क्योंकि एक वर्ण की एक ही बार आवृत्ति हो रही है। दूरा केम दकालना द वर्ण से शुरू हो रहा है और यहां भी द से, तो यानी यहां भी क्या है, वयण सगाई है और छेकानुप्रास अलंकार है। हूचकता भड़हंत, यहां भी ह और ह यानी वयण सगाई और
छेकानुप्रास अलंकार है। यानी इस पूरे दोहे में वयन, सगाई और छेकानुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। पूरे ही दोहों में 1 से लेकर 20 तक वीर रस और ओज गुण की प्रधानता है। ये मूल प्रवृत्ति है, मूल विशेषता है वीर सतसई की, जो हमें भूलनी नहीं है। आगे चलते हैं। 12वां दोहा, भोला की चेहरो भणा ईखो चारण ऐण के ही कढ़ता कायरा वाढ़ा चाबुक वैण। बहुत ही सुंदर पंक्ति है कवि के द्वारा रचित। यहां पर देखिए, पिछले दोहे में हमने देखा कि वे चारणों को उनके कर्तव्य की याद दिला रहे हैं। सूर्यमल मिश्रण क्योंकि स्वयं चारण जाति के थे, तो वे अपने कर्तव्य को बखूबी जानते थे। और यहां वे जो योद्धा हैं उनको सही दिशा निर्देश दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जाति का, उनके कुल का यह कार्य था कि वे भटकते हुए, अपने मार्ग से विचलित होते हुए, कर्तव्य से विमुख होते हुए राजपूत शासकों को सही मार्ग दिखाएं, उनके वीरत्व को जगाएं, उन्हें सही दिशा में प्रोत्साहित करें। तो वही कार्य यहां पर कर रहे हैं। पिछले में उन्होंने अपनी जाति भाइयों को यानी चारणों को कर्तव्य के प्रति जागरूक करने का प्रयत्न किया, और यहां वे उन योद्धाओं से, जहां कहीं भी भड़ा यानी योद्धा शब्द आए, दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये राजपूत शासकों के लिए है, क्योंकि वही उस समय युद्ध भूमि में जाकर युद्ध किया करते थे। तो भड़ा यानी योद्धा यानी राजपूत। तो कवि कहते हैं भोला की चेहरो भणा, यानी ओ भोले योद्धाओं। यहां पर भोले का मतलब सरल स्वभाव से नहीं है, बल्कि भोले का मतलब है कि सही तरीके से सोच समझकर कार्य न करने वाले व्यक्ति से। तो वे कहते हैं भोला की चेहरो भणा, कि हे भोले योद्धाओं, आप चेहरो यानी निंदा करना। आप क्या निंदा करते हो? किसकी? चारणों की। कि चारणों की निंदा क्यों करते हो? ईखो चारण ऐन, ईखो मतलब देखो, ऐन यानी सही दृष्टि से, संतुलित दृष्टि से। क्योंकि वे संतुलित दृष्टि से नहीं देख रहे, इसलिए कवि वहां उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? भोला। भोला की चेहरो भणा ईखो चारण ऐन, यानी कि हे भोले योद्धाओं यानी राजपूत शासकों, चारणों की व्यर्थ ही निंदा क्यों करते हो? उन्हें सही दृष्टि से देखो, यानी उनकी सामर्थ्य का, उनकी क्षमता का, उनकी योग्यता का, उनकी कर्तव्य परायणता का सही मूल्यांकन करो। बिना कुछ सोचे समझे किसी भी व्यक्ति की निंदा करना सही नहीं है, अनुचित है, गलत है। अब आगे वे कहते हैं क्यों सही दृष्टि से देखो। कौन सी है वो सही दृष्टि? वो सही दृष्टि ये है कि ये वही चारण हैं जो युद्ध भूमि में जब तुम पलायन करते हो, जब तुम कायरता का प्रदर्शन करते हो, जब तुम अपने कर्तव्य से विमुख होते हो, जब तुम्हारा मनोबल टूटता है, तब यही चारण अपनी ओजपूर्ण वाणी से तुम्हारे शौर्य और पराक्रम को जगाते हैं और तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम तो वीर हो ही, क्योंकि तुम तो भड़ा योद्धा हो, तुम तो वीर हो ही, लेकिन व्यंजित है दोस्तों इसमें कि ये चारण अगर तुम सही दृष्टि से देखोगे तो तुमसे भी अधिक पराक्रमी और शौर्यवान है। कैसे? ये आगे की पंक्ति में, के ही कढ़ता कायरा वाढ़ा चाबुक वेण, कि तुम तो तलवार से शत्रु को काटकर युद्ध भूमि में गिराते हो, कुछ ही शत्रुओं को काटकर युद्ध भूमि में गिराते हो, लेकिन ये चारण वो चारण है जो के ही यानी कितने ही, कढ़ता युद्ध, कढ़ना यानी निकलना, व्यंजित अर्थ हुआ पलायन करना, यानी युद्ध भूमि से पलायन करने वाले जो कायर हैं, उन कितने ही कायरों को तलवार से नहीं बल्कि अपने चाबुक रूपी वचनों से, चाबुक रूपी वचनों से वाढ़ा काट डालते हैं। कवि का कहने का तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है कि हे भोले योद्धाओं, चारणों की व्यर्थ निंदा मत करो, उन्हें सही दृष्टि से देखो, उनका सही मूल्यांकन करो, उनकी जो भूमिका है तुम्हारे जीवन में उसे सही दृष्टि से देखो, क्योंकि तुम तो तलवार से यानी किसी शस्त्र के माध्यम से
कि कुछ ही योद्धाओं को युद्ध भूमि में मारकर गिरा देते हो, लेकिन ये चारण युद्ध में पलायन, युद्ध भूमि से पलायन करते और कायर जो होते हैं उनको अपने चाबुक रूपी वचनों से ही मार गिराते हैं, काट गिराते हैं। व्यंजित है कि जो व्यक्ति कायर है, जो योद्धा कायरता का प्रदर्शन करता है, जो योद्धा पलायन करता है युद्ध भूमि में, वो जीवित होकर भी मृत के समान है। ऐसा एहसास उनको कौन कराते हैं? कवि, वो चारण सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि चारण जाति उनको अपनी उस कायरता का बराबर कटु शब्दों में एहसास कराती है। अब बात आती है अलंकारों की। भोला की चेहरो बढ़ा, भ और भ यानी वयन सगाई और छे का अनुप्रास। ईखो चारण एन, के ही करता कायरा, क और क यानी एक से अधिक बार क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो वयन सगाई तो है ही, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण समान है, तो वयन सगाई तो हो ही गया। लेकिन यहां पर छेकानुप्रास की जगह हो गया वृत्त्यानुप्रास। वाढ़ा चाबुक वेण, वयन सगाई और छेकानुप्रास अलंकार हो गया। कुल मिलाकर इस दोहे का मूल भावार्थ क्या है, मूल भाव क्या है? इसका मूल भाव है कि कवि राजपूत शासकों को यानी क्षत्रियों को यानी योद्धाओं को सही तरीके से हर स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए सजग कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की बिना सोचे समझे निंदा करना अनुचित है, ये एहसास करा रहे हैं कवि इस दोहे के माध्यम से। और तुलनात्मक दृष्टि से चारणों की जो युद्ध भूमि में भूमिका है या राजपूत शासकों के जीवन में जो भूमिका है, उसको सशक्त शब्दों में अभिव्यक्त कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब ये जो दोहा है, ऊपर भाट लिखा है, तो ये बंदी जनजातियां हैं, चारण, भाट और ढोली। तीनों के को संबोधित करके कवि ने कोई ना कोई पंक्ति कही है और कुछ ना कुछ अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये जो दोहा है, ये भाटों को संबोधित करके है। कवि कहते हैं, भाट घना दिन भाखता, कुल भूला भूकंत, रहिया नेड़े वीर ही, जानम विरद जपंत। अब वे भाटों से कहते हैं कि भाट घना दिन यानी बहुत, ये तो आप सभी समझते होंगे, बहुत ही प्रचलित शब्द है। भाट घना दिन भाखता, भाखता यानी कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कुल भूला भूकंत, भूकंत यानी पृथ्वी के स्वामी। पृथ्वी के स्वामी कौन है? क्षत्रिय यानी राजपूत। पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि हे भाटों, तुम बहुत दिनों से कह रहे थे कि भूकंत यानी पृथ्वी के स्वामी यानी क्षत्रिय शासक या राजपूत शासक अपने कुल की परंपरा को भूल गए हैं। कुल की कौन सी परंपरा को भूल गए हैं? कुल की उस परंपरा को भूल गए हैं जिसके अंतर्गत उन्हें संस्कार स्वरूप शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करना, युद्ध भूमि से पलायन न करना, भोग विलास में डूबकर अपने कर्तव्य से विमुख न होना आदि गुण अपने परंपरा से मिले हैं। तो क्योंकि उस समय जब अंग्रेजों ने अपनी सत्ता भारत में स्थापित की और खासतौर से राजस्थान पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, तब बहुत सारे ऐसे शासक थे दोस्तों, जिनकी चर्चा हमने पिछले सत्र में भी की थी, जो निश्चिंत होकर अपने अपने राज्य में भोग विलास में डूब गए और उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता एक तरह से स्वीकार कर ली। तो उस स्थिति में कवि कहते हैं भाटों को कि तुम बहुत दिन से ये कह रहे थे कि भूमि के स्वामी, पृथ्वी के स्वामी यानी क्षत्रिय यानी राजपूत शासक अपने कुल की परंपरा को भूल गए हैं, यानी अपने शौर्य और पराक्रम की परंपरा को भूल गए हैं और भोग विलास में डूब गए हैं। लेकिन अब क्या है? रहिया नेड़े वीर ही, जानम वीद वरंत। अब वो समय आ गया है जबकि तुम्हें कितनी अपनी कुल की परंपरा याद है, उसका उस परीक्षण होने वाला है, उसकी परीक्षा होने वाली है। व्यंजित अर्थ क्या है? व्यंजित अर्थ है कि युद्ध प्रारंभ हो चुका है। यानी
राजपूत शासक अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो चुके हैं, तो भाटों का दायित्व क्या है? भाटों का दायित्व है कि वे युद्ध भूमि में जाएं और उन्हें प्रोत्साहित करें ताकि उनकी वीरता, उनका शौर्य, उनका पराक्रम जागृत हो और वो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक और पूरे समर्पण के साथ निभाएं। तो कवि कहते हैं कि हे भाटों, तुम बहुत दिनों से इस बात की आलोचना कर रहे थे कि भूकंत यानी पृथ्वी के स्वामी यानी राजपूत शासक अपने कुल की परंपराओं को भूल गए हैं। लेकिन अब क्योंकि युद्ध प्रारंभ हो चुका है, तो अब तुम्हें भी युद्ध भूमि में वीर के निकट ही रहना है, नेड़े यानी पास, समीप ही रहना है। और हम क्योंकि चारण हैं, हमें भी युद्ध भूमि में वीरों के साथ ही रहना है। तो ऐसी स्थिति में जाणम विरद जवंत, आप ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि हे भाटों, तुम कितना अपने कर्तव्य का पालन करते हो, अर्थात विरद यानी प्रशस्ति गान, प्रशंसा करना, कि तुम कितना युद्ध भूमि में रहकर योद्धाओं की जपंत यानी प्रशंसा करना, यानी उनकी प्रशंसा में कितने पंक्तियां कहते हो, कितने ओजपूर्ण वचन कहते हो, ताकि वे शौर्य और पराक्रम से युद्ध भूमि में अपने दायित्व को निभा सकें। तो क्योंकि युद्ध प्रारंभ हो चुका है और हम भी वहीं रहेंगे, तुम भी वहीं रहोगे, और ये परीक्षा हो जाएगी हे भाटों कि तुम कितना अपने कर्तव्य को निभा रहे हो, यानी युद्ध भूमि में वीरों के समीप रहकर उनकी प्रशस्ति कर उन्हें कितना प्रोत्साहित कर रहे हो शौर्य और पराक्रम से युद्ध करने के लिए। ये तो हुआ इसका अर्थ। आपको क्या याद रखना है कि ये दोहा भाटों को संबोधित करके कहा गया है, उन्हें उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक करने की चेष्टा की है यहां कवि सूर्यमल मिश्र ने। अब बात आती है अलंकारों की। भाट घना दिन भाकता यानी वयण सगाई और छे का नुप्रास। रहिया नेड़े वीर ही, नहीं, कुल भूला भूकंत, तो क और क यानी वयण सगाई और छे का नुप्रास। रहिया नेड़े वीर ही जानम वीर जपंत, यानी ज और ज यानी वयण सगाई और छे का नुप्रास। यानी यहां पर इस एक पंक्ति को छोड़कर तीनों पंक्तियों में वयण सगाई और छे का नुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। ये पंक्तियां, एक ढोली जाती है, उसका काम भी प्रशस्ति गान करना है, नृत्य के द्वारा मनोरंजन करना है राजपूत योद्धाओं का, तो उन्हें संबोधित कर कवि सूर्यमल मिश्र इस दोहे में उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आघा पड़वा ओलगण जांगण जीमण जाग, रण झड़ता भड़ दूर को सुनसी सिंधु राग। यहां पर वे कहते हैं कि पड़वा यानी रंग महल, दंपति का जो शयनागार होता है उसे रंग महल कहा जाता है, और उसी के लिए यहां यह पड़वा शब्द हो रहा है। और ओलगण यानी नृत्य और गान द्वारा मनोरंजन करने वाली ढोली जाति के लोग। ओलगण, इसके लिए जांगण भी ढोली को कहा गया है। और जीमन यानी भोज, ज्योनार जिसको राजस्थान में कहा जाता है, और जाग यानी विवाह के अवसर पर होने वाला भोज आदि। तो वे कहते हैं कि हे ढोली, तुम रंग महल के बाहर दंपति के मनोरंजन के लिए नृत्य गान करने का जब समय आता है तब तुम आगे रहते हो। उसके अलावा कब आगे रहते हो? जब जीवन यानी भोज आदि होता है, या जब कोई विवाह की रस्में होती हैं और उसमें मौज मस्ती का कार्यक्रम होता है, भोज आदि होता है, तब भी तुम सबसे आगे रहते हो। लेकिन अब व्यंजित क्या है? अब जबकि युद्ध प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि कवि को इन सभी वंदी जन जातियों को अपने अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि युद्ध प्रारंभ हो चुका है। यह सब जगह व्यंजित है, 11 से लेकर 20 तक सभी में यह व्यंजित है कि युद्ध प्रारंभ हो चुका है।
तो आपको यह ध्यान रखना है कि युद्ध प्रारंभ हो गया है, इसलिए वो याद दिला रहे हैं कि हे ढोलियों, जब रंग महल के बाहर नृत्य गान कर दंपति का मनोरंजन करने का अवसर आता है तब भी तुम आगे रहते हो। जब जीवन और जाग यानी विवाह के समय उत्सव भोजन आदि का आनंद लेने का समय आता है तब भी तुम आगे रहते हो, आगा आगे। अब जबकि युद्ध प्रारंभ हो चुका है और भड़ यानी योद्धा युद्ध भूमि में झड़ रहे हैं यानी कट कट कर गिर रहे हैं यानी वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, रण यानी युद्ध भूमि आप सभी जानते हैं। तो तुम दूर रहकर उस युद्ध भूमि से दूर क्यों हो? जितना तत्परता तुम रंग महल के बाहर नृत्य और गान कर दंपति का मनोरंजन करने में दिखाते हो, उतनी ही तत्परता तुम्हारी युद्ध भूमि में जाकर योद्धाओं को कटकर गिरते युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते, योद्धाओं को या हतोत्साहित होते योद्धाओं को उनके वीरत्व के प्रति जागृत करने के लिए युद्ध भूमि में क्यों नहीं हो? तुम दूर क्यों हो? यानी तुम यहां इस समय जबकि तुम्हें अपने कर्तव्यनिष्ठ होने की आवश्यकता है, अपने कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता है, तो तुम भला इस युद्ध भूमि से दूर क्यों हो? सुणसी सिंधु राग, इतनी दूर से रंग महल में या अपने घर पर बैठकर भला तुम सिंधु राग भी गाओगे। सिंधु राग एक ऐसा वीर गीत होता है दोस्तों जो युद्ध भूमि के समय युद्ध भूमि में गाया जाता था ताकि योद्धाओं को प्रोत्साहित किया जा सके, उनके हृदय में, उनके शरीर में विद्यमान, उनकी चेतना में विद्यमान जो ओज गुण है उसको जगाया जा सके। तो उसे सिंधु राग कहा जाता था। युद्ध का गीत, सिंधु यानी सिंधु वैसे तो समुद्र को कहते हैं, लेकिन यहां युद्ध भूमि से संबंधित राग के लिए सिंधु राग शब्द का प्रयोग किया गया है। सुनसी यानी कौन सुनेगा, यानी दूर रहकर तुम कितना ही सिंधु राग गाओ, वीर गीत गाओ, लेकिन उसे भला कौन सुनेगा। यानी ये समय वो समय नहीं है जबकि तुम युद्ध भूमि से दूर रहकर अपने घर में आनंद से जीवन व्यतीत करो, शांत रहकर अपने कर्तव्य से विमुख होकर जीवन जियो, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि युद्ध भूमि में जो वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं योद्धा, उन्हें युद्ध करते समय प्रोत्साहित करो, उन्हें ललकारो, उनकी ओज, उनके शौर्य, उनके पराक्रम को जागृत करो। क्यों? क्योंकि दूर रहकर यदि तुम कितना भी सिंधु राग गाओ, लेकिन कोई उस युद्ध भूमि में तुम्हारे उस सिंधु राग को सुनने वाला नहीं है, यानी उसकी सार्थकता है ही नहीं, वो एक निरर्थक सिंधु राग होगा। तो अब पहली बात यह है कि यहां पर ढोली जाति को उसके कर्तव्य के प्रति सजग कर रहे हैं कवि। दूसरी बात, आघा और ओलगण यानी वयण सगाई अलंकार और छेकानुप्रास। जांगण जीमण जाग, वयण सगाई और वृत्यानुप्रास। रण झड़ता भड़ दूर को सुणसी सिंधु राग, सुणसी सिंधु राग छेकानुप्रास। और यहां पर आज के प्रश्न अलंकार भी है, आज की दृष्टि से प्रश्न अलंकार भी है। आगे चलते हैं। अब इस दोहे में, ये दोस्तों पहले हमने जितने भी 4 दोहे पढ़े उन दोहों से बिल्कुल भिन्न प्रकृति का दोहा है ये। यहां पर कवि किसी को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं कर रहे, बल्कि यहां उन्होंने कर्तव्य के प्रति जागरूक करने के लिए एक माध्यम बनाया है, वो है ढोली की पत्नी ढोलन। यानी पत्नी अपने पति को कर्तव्य के प्रति जागरूक होकर युद्ध भूमि में प्रस्थान करने के लिए सचेत कर रही है, जागरूक कर रही है और उसे प्रेरित कर रही है। तो कवि कहते हैं, ढोलन ढोली नू कहे पुड़ो उतावल माह, भीड़े वाह दुवाह चर भीड़े नाह सनाह। वे कहती है ढोलन ढोली नू, नू यानी से, ढोलन जो ढोली की पत्नी है वो ढोली से कहती है पुलो उतावल माह, यानी तत्परता से, उतावली से, उतावली तत्परता से यानी तेजी से, जल्दी से, शीघ्रता से।
चलो। क्यों शीघ्रता से चलो? क्योंकि वो कह रही है कि मुझे इस सारी गतिविधियां जो आसपास हो रही हैं उन्हें देखकर एहसास हो रहा है कि युद्ध प्रारंभ हो चुका है, और यदि युद्ध प्रारंभ हो गया है तो तुम्हें युद्ध में होना चाहिए, घर पर नहीं। तो ढोलन ढोली नू कहे पुलो उतावल माह, यानी ढोलन ढोली से कहती है कि हे नाथ, हे स्वामी, तत्परता से, शीघ्रता से चलो। क्यों? भीड़े वाह दुवाह चर। चर का मतलब है साइस, जो घोड़ों आदि की देखभाल करता था, वो दुवाह का मतलब है योद्धा, और वाह यानी वाहन। तो योद्धा का वाहन क्या होता है? घोड़ा। और भीड़े यानी कस रहा है, यानी जो साइस है वो योद्धा के घोड़े को कस रहा है, यानी उस पर जीन आदि कस रहा है, यानी उसे प्रस्थान करने के लिए, युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार कर रहा है। और दूसरी ओर नाह यानी नाथ यानी स्वामी, हमारे जो स्वामी हैं वो क्या कर रहे हैं? सनाह यानी कवच। भीड़े यानी कस रहे हैं, यानी कवच पहनकर उसे अच्छी तरह से कस रहे हैं, यानी कवच कब पहनेंगे स्वामी? जबकि युद्ध भूमि में जा रहे होंगे। ये दो गतिविधियां ऐसी हो रही हैं, ढोलन कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि युद्ध प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि साइस घोड़े को तैयार कर रहा है और जो स्वामी हैं वो कवच धारण करके अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब है, ये संकेत है इस बात का कि युद्ध प्रारंभ हो चुका है, और यदि युद्ध प्रारंभ हो चुका है तो हमारा कर्तव्य है कि हम स्वामी के साथ युद्ध भूमि में जाएं, उनके मनोबल को टूटने न दें, उनके शौर्य और पराक्रम को प्रज्वलित रखें, जागृत रखें, उत्तेजित रखें, ताकि वे शौर्य और पराक्रम से युद्ध भूमि में वीरता का प्रदर्शन कर सकें। अब बात आती है यहां पर कि अलंकार कौन से हैं। तो ढोलन और ढोली में 6 का अनुप्रास अलंकार है। भीड़े वाह दुवाह चर। देखिए दोस्तों, एक अलंकार, यमक अलंकार आपने सुना होगा। यमक अलंकार में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है। यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं, अभंग पद यमक और सभंग पद यमक। तो सभंग पद यमक में शब्द को थोड़ा सा परिवर्तित किया जाता है, थोड़ा तोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर वाह और दुवाह और नाह और सनाह में सभंग पद यमक है, क्योंकि वाह का मतलब है वाहन और दुवाह का मतलब क्या हुआ? दुवाह का मतलब हुआ योद्धा, नाह का मतलब है स्वामी और सनाह का मतलब है कवच। तो यहां सभंग पद अलंकार हुआ। सभंग पद यमक अलंकार। तो ये हुए अलंकार इस पद्य के। आगे चलते हैं दोस्तों। ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये पांचों के पांचों दोहे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आप अच्छी तरह से हल कर पाएंगे, उनके सही सही जवाब दे पाएंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।